નમસ્તે આંટી, અવાજ આવે છે? હા, મને આવે છે. તમને સંભળાય હા, છે મારો અવાજ? હા, હા એકદમ બરાબર અવાજ આવે છે. હા, રમજાનભાઈ જોડાઈ ગયા છે. આપણે હા, તમારી પેલા રમજાનભાઈનું સ્વાગત કરવું જોઈએ. રમજાનભાઈ, હા, થેન્ક યુ વેરી મચ, તમે પણ સમય કાઢીને જોડાયા એ માટે. અને આજે તમારા જ વિદ્યાર્થી કરણભાઈ આજે એક સરસ મજાની કવિતાનો રસાસ્વાદન કરાવવાના છે. અને હવે આપણે હિન્દીમાં શરૂઆત કરીએ, કારણ કે આપણો આખો પ્રોગ્રામ હિન્દીમાં રહેશે. કરણભાઈ, ओके आंटी। जी, स्वयं स्वस्थ बनो अभियान की ओर से जो संचालित हो रहा है काव्याकाश में घुमक्कड़ी, उसमें आज हम एक लोकगीत का रसास्वादन करने वाले हैं। और इस रसास्वादन के लिए हमारे साथ कच्छ के कीड़िया नगर के छोटे से गांव से करण भाई हमारे साथ जुड़े हैं। इनका नाम है करण सिंह महेंद्र सिंह परमार। और ये मैं इनको जानती हूँ जब ये अभी स्नातक भी नहीं हुए थे, विद्यार्थी थे, और रापर कॉलेज में रमजान भाई के सहयोग से शिविर का आयोजन हुआ था। तब करण भाई भी एक शिविरार्थी जुड़े थे, तो मेरा तब से इनके साथ एक अनुबंध हुआ है। जैसे कि रमजान भाई के साथ करण भाई भी बेटे बन गए हैं सही में। तो इनको एक ऑर्डर से मैंने कहा था कि एक गीत पर आपको भी कुछ बोलना है। करण भाई ने बिल्कुल मना नहीं किया, तैयार हो गए। करण भाई, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। स्नातक होने के बाद ये गुजरात विद्यापीठ में जुड़े और वहाँ से अनुस्नातक की डिग्री भी उन्होंने प्राप्त की है समाजशास्त्र विभाग में। और आनंद और आश्चर्य दोनों है कि उन्हें फिर रापर, जिस कॉलेज से वो स्नातक हुए हैं, उसी कॉलेज में मेहमान लेक्चर के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत खुशी की बात है। कई प्रकार की स्पर्धाओं में वे जुड़ते हैं, गाते भी अच्छा हैं, और वक्तृत्व स्पर्धाओं में पुरस्कृत होने वाले आज हमें एक गुजराती लोकगीत पर कुछ सुनाने वाले हैं। और इनका लोकगीत का जो है, ऊंचे रे टीम्बे बिराजू, ऊंचे रे टीम्बे बीरा वीरा मारू सासरू। तो एक ससुराल के घर जाने वाली, जैसे कुछ महिलाओं के साथ मिला हुआ, एक सहुआरों के साथ मिला हुआ गुजराती हिंदी। कल ही हमने रश्मि जी ने बताया है कि हमारी हिंदी गुजराती मिश्रित ही होती है, तो वही मैं कोशिश भी कर रही हूँ। और मैं करण भाई को रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपनी बात को प्रकाशित करें। थैंक यू करण भाई, जाइए शुरुआत करें। हाँ, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। अ, पहले तो मैं आभार मानता हूँ दीदी का कि स्वयं स्वस्थ बनो अभियान के काव्याकाश गुम्मकड़ी में कड़ी 5 में मुझे ये एक सुनहरा मौका दिया कि मैं मेरी बात रख सकूं लोकगीत के माध्यम से। आपको एक सहज एक प्रश्न होगा कि ये तो टाइटल है काव्याकाश में गुम्मकड़ी और मैंने पसंद किया है लोकगीत। तो मैंने मेरे साहब डॉक्टर रमजान हसानिया से भी मार्गदर्शन लिया कि क्या हम लोकगीत के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि काव्य का मेरा इतना अच्छा अभ्यास नहीं है। तो कि हाँ, पद्य कृति के पद्य के बारे में कोई भी बात कर सकता है और पद्य में लोकगीत भी आ जाता है। तो मेरे को लगा कि मैं यह लोकगीत के बारे में बात करूं, क्योंकि वर्तमान समय में भी ये लोकगीत इतना ही अ, हमको प्रशिष्ट लगता है, या ये लोकगीत अभी भी प्रचलित है। लोकगीत यानी लोकबानी, लोगों की भाषा। और लोकगीत दो प्रकार के हैं, एक विरह के भी है और एक खुशी के भी है, मनोरंजन के भी है। विरह के लोकगीत में सामान्यतः हमें स्त्रियों की परिस्थिति, स्त्रियों की वेदना, नारी की वेदना दिखाई देती है। और मनोरंजन में भी एक सुरवीरता भी दिखाई देती है, दूहे छंद भी उसमें आ जाते हैं। और लोकबानी और उसमें लोकगीत में लोगों जो जन समुदाय है उसकी परिस्थिति भी हमें दिखाई देती है। तो ये लोकगीत की पूर्व भूमिका हुई।
अभी जो मैं लोकगीत के बारे में बात करना चाहता हूँ उसके शब्द है ऊंचे रे टीम्बे वीरा मारू सासरू। को मैं गाने का प्रयास करूंगा। हे जी ऊंचे रे टीम्बे वीरा मारू सासरू। हे जी ऊंचे रे टीम्बे वीरा मारू सासरू। એવા દૂર છે કાય મયરિયાના ગામ રે મારા વીરને કેજો વીરને રે કેજો કે આણા મોકલે। એવા દૂર છે કાય મયરિયાના ગામ રે મારા વીરને કેજો વીરને રે કેજો કે આણા મોકલે। હેજી કાપડું રે ફાટ્યું વીરા મારી કોણીએ। એવું કાપડું રે ફાટ્યું વીરા મારી કોણીએ। એમાં જાય છે મારા દાદાજીની લાજ રે મારા વીરને કેજો વીરને રે કેજો કે આણા મોકલે। એમાં જાય છે મારા દાદાજીની લાજ રે મારા વીરને કેજો વીરને રે કેજો કે આણા મોકલે। હેજી હાડલો રે ફાટ્યો વીરા મારા ઘૂંઘટે। એવો હાડલો રે ફાટ્યો વીરા મારા ઘૂંઘટે। એમાં જાય છે મારા મૈયરિયાની લાજ રે મારા વીરને કેજો વીરને રે કેજો કે આણા મોકલે। એમાં જાય છે મારા મૈયરિયાની લાજ રે મારા વીરને કેજો વીરને રે કેજો કે આણા મોકલે। એવું ઊંચે રે ટીંબે વીરા મારું સાસરું। હેજી ઊંચે રે ટીંબે વીરા મારું સાસરું। એવા દૂર છે કાંઈ પિયરિયાના ગામ રે મારા વીરને કેજો વીરને રે કેજો કે આણા મોકલે। એવો ગાઘરો રે ફાટ્યો વીરા મારા ઘૂંટણે। હેજી ગાઘરો રે ફાટ્યો વીરા મારા ઘૂંટણે। હેમાં જાય છે મારા માડી જાયા તારી લાજ રે મારા વીરને કેજો વીરને રે કેજો કે આણા મોકલે। એવું ઊંચે રે ટીંબે વીરા મારું સાસરું। એવા દૂર છે કાંઈ મયરિયાના ગામ રે મારા વીરને કેજો વીરને રે કેજો કે આણા મોકલે। यह लोकगीत है। लोकगीत एक ऐसा माध्यम है जो अभी तो हम टेक्नोलॉजी के समय में जी रहे हैं, पर आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले ऐसे लोकगीत संदेशवाहक का काम करते थे। जैसे कि कोई स्त्री एक से दूसरे गांव में, पहले के समय में क्या था कि मायके भी ज्यादा जाने के लिए नहीं मिलता था और स्त्री पर बहुत सारे प्रतिबंध थे। हमें मालूम है लाज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ऐसे प्रतिबंध तो थे ही, लेकिन मायके जाने के लिए भी उसे परमिशन लेनी पड़ती थी और ज्यादातर ससुराल वाले उसको परमिशन नहीं देते थे। उसमें सासू हो, ननंद हो, ससुर हो या फिर उसका पति हो, तो वो उसका दुख वो दुखी है तो वो व्यक्त कैसे होए या अपना दुख कैसे व्यक्त करे। तो एक लोकगीत ही ऐसा माध्यम था जो उसके पियर में या उसके मायके में एक संदेश भी पहुंचा सके और उसके दुख भी व्यक्त हो सके। क्या एग्जाम्पल कि ऐसा होता था कि
कोई स्त्री है, उसके मायका वाला कोई गांव में आया हो, उसे देख जाती है, तो रासड़े रमते रमते भी वो लोकगीत गाते गाते उसकी परिस्थिति का होती थी कि मेरी परिस्थिति इस समय में ऐसी है। तो संदेशवाहक के रूप में उसने संबोधा है कि हेजी मारा वीरने रे के जो कि आना मोकली। उसका यह पंक्ति यह कहती है, यह कहना चाहती है कि वो हमारे मायके में जाए और मायके वाला जो अपने ससुराल के गांव में आया है वो उसका संदेशा लेकर एक गुप्त रूप से संदेशा लेकर वो उसके मायके में जाए और वो संदेश या माहिती का आदान प्रदान करे। यह लोकगीत कार्य करते थे पहले के समय में, जब टेक्नोलॉजी का युग नहीं था तब। अभी यह काव्य, अभी देखो दहेज का स्वरूप दहेज के स्वरूप में परिवर्तन आया है, लेकिन दहेज की समस्या नाबूद नहीं हुई है। जब दहेज की समस्या नाबूद हो गई होती तो फरवरी महीने में अहमदाबाद जैसे नगर में, महानगर में, जहां हम उसे आधुनिक नगर कहते हैं, और वहां पे स्वतंत्रता, स्त्री स्वतंत्रता, उसके दर्जा, उसका स्टेटस वो पुरुष के समान रखा जाता है। तो ऐसे शहर में कोई स्त्री क्यों आत्महत्या करेगी? कायदा कानून सब जानती है तब भी दहेज के कारण। तो हम यह भी नहीं कर सकते कि अभी भी दहेज की समस्या नाबूद हुई। पहले के समय में भी दहेज के कारण कई सारे मृत्यु हुए हैं, अभी भी मृत्यु हो रहे हैं। भारतीय समाज में नारी दो वास्तविकता में जी रही है, यह लोकगीत भी यही कहता है। कैसे? एक तो कानूनी वास्तविकता और दूसरी सामाजिक वास्तविकता। कानून में उसके कायदे संहिताबद्ध हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसका अनुसरण कितना, यह प्रश्न है हम सब के लिए। ऊंचे रे टिंबे, इट मीन्स के मैंने कल ही मेरे रमजान साहब से पूछा कि ऊंचे रे टिंबे उसका सही मायने में मीनिंग क्या है। तो ऊंचे रे टिंबे इट मीन्स के मोटा घराना, जो हम कहते हैं कि बेटी के लिए हमें अच्छा ससुराल ढूंढना है, उसके लिए सब व्यवस्था हो, ऐसा हम ससुराल ढूंढना चाहते हैं। तब मिले भी और मिलता भी है, पर परिस्थिति कुछ विपरीत हो जाती है। सुख की जगह उसे वहां पे दुख मिलते और दूध किया जाता है उसको। मेहना टोना भी मेहने टोने भी मारते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है या वो सब। यहाँ पे कपड़े का उदाहरण है उसके पहरवेश का, कि यहाँ पे पोलका फटा है, घाघरा फटा है, वो घूंघट काटने जाती है तो उसकी साड़ी भी फटी है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसके ससुराल वाले गरीब है, ऐसा भी नहीं, पर बल्कि उस पर जुल्म करते हैं, उस पर त्रस्त गुजारते हैं। हम कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, जिसके पास ज्यादा होता है वही लोभ करता है और दहेज की मांगनी भी करता है। इसे ही कारण कई सारे बिहार में, बंगाल में घरेलू हिंसा के कारण मौत हुए हैं, और बाद में उसको कह देते हैं कि गैस फटा, या उस समय में जब आग लगी या केरोसिन से उसे जला दिया, ऐसा सब प्रयोजन करते थे। और हम संकुचित, मुझे यह कहना चाहिए कि संकुचित मानस लोग, या ऐसी कोई घटना बनती है तो कोई एक्शन लेने की बजाय उसे सुलह करवाने के लिए जाते, सुलह। और ऐसे सुलह में वो सब दान पुण्य में या पंखी को या कोई चारा दे देते थे। अभी भी ऐसी घटनाएं हो रही है, कई सारी बेटियां दहेज के कारण मृत्यु हो रहे हैं सांप्रत समय में भी, लेकिन वो किससे अभी बाहर नहीं आ रहे। यह कहना चाहता है यह लोकगीत स्त्री जीवन की समस्याओं को ये वर्णित करता है। और मुझे यह भी कहना चाहिए कि यह सब लोकगीतों का अभ्यास जो सबसे ज्यादा किया है वो सौराष्ट्र में वो झवेरचंद मेघानी जी, बल्कि गुजराती साहित्य में सबसे ज्यादा क्षेत्र कार्य करके, संशोधन करके लोक साहित्य को जिसने उजागर किया हो या लेखित स्वरूप में दिया हो तो वो मेघानी जी है। ऐसा ही कच्छ में कार्य दुलेराय कारानी जी ने किया।
तो ये सब लोकगीत उसके साथ में ये ऊंचे रे टिम्बे वीरा मारू सासरू, ये लोकगीत के साथ ऐसे ही कई सारे लोकगीत है, जैसे कि वहुए वगुया मोटा खोरडारेलू। इसमें भी देखो ऊंचे रे टिम्बे वीरा मारू सासरू, इसका मतलब कि बड़े घराने की बहू है और फिर भी ये सब परिस्थिति का सामना कर रही है। तभी भी उसको दादाजी को, उसके भाई को ये संदेश के रूप में कपड़े के लिए मांगनी कर रही है। अभी दहेज का स्वरूप विपरीत है। अभी तो बड़े बड़े फर्नीचर, फ्रिज, टीवी, तिजोरी या शुल्क, बड़ी राशि हम दहेज के लिए सब लोग मांग रहे हैं। दहेज की स्वरूप ऐसा परिवर्तन आया है दहेज के स्वरूप में। पहले के समय में दहेज का स्वरूप था, लेकिन जर जवेरात तक और कपड़े तक। और कहवत भी है, गुजराती में कहवत છે કે બીજું કાંઈ મળે કે ન મળે પણ મરવા ટાણે મને મારે મયરની ચૂંદડી જરૂર જોવે। એટલે मायके की मैयत के समय मायके की चुंदी मायके की चुंदी मैयत के समय पे वो भी मायके से भी आती है बेटी को, ऐसा स्वरूप है। बाद में ये जो सॉन्ग है, ये जो लोकगीत है, वो मैंने मैयर की चुंदड़ी फिल्म में से लिया है। और उसका सिंगिंग दमयंती बेन बरड़ाई ने किया है। और दूसरा ही एक फिल्म है मोटा घरनी वहू, उसमें भी यही परिस्थिति का निर्माण है कि कई सारे दहेज के लिए मृत्यु हो रहे हैं। उसमें स्त्री शोषण, घरेलू हिंसा, कौटुंबिक हिंसा, सती प्रथा तो अभी नाबूद हुई है, लेकिन यह परिस्थिति आज से 100 साल पहले जो थी अभी भी है, वर्तमान समय में भी उसमें उसके स्वरूप में परिवर्तन आया है, लेकिन नाबूद तो पूरे रूप से नहीं हुई है। हम बेटियों को कहते हैं कि यहाँ पे जब मायके में जब वो शौक करती है या सब उसके जो भी वो करना चाहती है, तो हम कहते अभी तुम मत करो, आप तुम्हारे घर पे जाके करना। और वहां पे कोई भी बात होती है तो सब लोग कहते हैं अरे घर की बात घर में रखो, ये पराई औरत है। तो उसमें स्त्री का घर कौन सा, यह प्रश्न है। और ऐसे कई लोकगीत में देखो कार्य का भी निरूपण हुआ है। जैसे एक लोकगीत है कि दादा हो दी करी वागड़ मानव दे जो रे सई, वागड़नी वढियारण सासुहा दोयली रे दादा हो दी करी। देखो प्रदेश के अनुसंधान में भी लोकगीत का निरूपण हुआ है। वागड़ प्रदेश में आप बेटी मत देना, क्योंकि वागड़ प्रदेश की जो सासू है वो बहुत लड़ाकू है। वो उसके पास रात को कुएं में पानी सिंचाएगी, रात को वो घंटी, तभी तो गांव, ये बात तब की है जब गांव में ये देरिया नहीं आई थी। ये जो घर घंटी, ये जो घंटी है मशीन से चलने वाली, वो समय नहीं था। जब हाथों से घेटुले से हम बाजरा जुआर वो सब पीसते थे, वो गांव का तब का जमाना था, तब का समय है। उस समय का निरूपण इस लोकगीतों में हुआ है। ऐसे कई सारे लोकगीत मिलते हैं, जिसमें वो एक और लोकगीत है वहुए वगोव्या मोटा खोरडारेलो। उसमें 2 पंक्ति में मैं कहना स्त्री का चारित्र्य उसमें निरूपण हुआ है। कैसे है, वहुए वगोव्या मोटा खोरडारेलो, वहुए वगोव्या मोटा खोरडारेलो, सोनला सरखी वौनी से बड़े रे लोल, सोनला सरखी वौनी से बड़े रे लोल, रूपला सरखी वौनी राख जो वहुए वगोव्या मोटा खोरडा रे लोल, जी रे वहुए वगोव्या मोटा खोरडा रे लोल।
इस लोकगीत में स्त्री की परिस्थिति का कैसा निरूपण हुआ है? तो सोनला सरखी, इट मीन्स के सोने जैसा उसका चारित्र है, इसीलिए तो उसका जो अग्नि है वो भी सोने की तरह चड़क रहा है। उसका कोई भी गुनाह नहीं है, फिर भी उसको सजा मिली है। लेकिन हम कहते हैं ना कि जो शुद्ध है वो सोना है, वो सोने के जैसे मृत्यु के बाद भी उसकी से सोने जैसी है। बाद में उसकी राख कैसी है? चांदी जैसी, रूपला जैसी उसकी रूपला सरखी वहुनी राख जो। એટલે गांव वाले जब वो परिस्थिति कैसी होगी जब कोई स्त्री को ऐसे मृत्यु का सामना करना पड़ा होगा और ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ होगा, तब भी उसका चारित्र उसको शमशान में भी साथ देता है। यह लोकगीत यह कहना चाहता है। ऐसा ही एक दुहा है जो मैंने ढूंढा है, जो उसका पति तो उसे चाहता है, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन सासू, ननंद, ससुर, उसके कारण यह सब हुआ है। उसके अनुसंधान में एक दुआ है, हे डूंगर ऊपर जोने दव बड़े અને ખનાનન ખરે અંગાર પણ જાકી હેડી હલ ગઈ अरे रे वाका बुरा हाल। उसका पति है जो पत्नी के लिए प्रेम के कारण जिसकी हेडी, इट मीन्स के जिसकी जोड़ी चल गई है, वहां का बुरा हाल है। डूंगर पर दव जल रही है, दावानड़ जैसा उसका दावानड़ में जो सारस बेलड़ी की जोड़ी होती है उसमें से एक छूट जाती है या एक का मृत्यु हो जाता है, तो उसकी हालत कैसी है? वैसी हालत जब दहेज के कारण या कोई कौटुंबिक हिंसा के कारण, घरेलू हिंसा के कारण कोई स्त्री की मृत्यु होती है और उसका पति उसका साथ देता है या उसे चाहता होता है और वो हाजिर नहीं होता है या परदेश कमाने के लिए गया होता है, और आकर पता चलता है कि उसकी पत्नी का वो प्रियतमा का मृत्यु हुआ है, तब की परिस्थिति ऐसी या दुखदायक उसके लिए होती है। जैसे डूंगर में दव यानी कि डूंगर में जंगल में जैसे आग लगती है, वैसे उसके हृदय में भी आग लग जाती है और उसका जीना हराम हो जाता है। ऐसे कई सारे लोकगीत गुजराती साहित्य में, या आप गुजराती में ही क्यों, आप मराठी में देखें, आप पंजाबी में देखें, जैसे भी जिसका अभ्यास है, तो सांप्रत समय में भी देखो, राजस्थान में भी कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें ऐसे लोकगीत आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी। हम अभी कह रहे हैं कि स्त्री की परिस्थिति सुधर रही है, बल्कि ऐसा नहीं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि राज्य के शासन में उसको अनामत मिली है, बल्कि शासन कौन करता है? पुरुष। उसकी सीट पर स्त्री का नाम है, स्त्री दावेदार है, स्त्री जीत भी जाती है, तभी भी शासन चलाने के लिए तो पुरुष ही जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वुमन एम्पावरमेंट आ गया है? तो अभी भी देखो, यह जो लोकगीत है वो अभी भले ये टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया हो, या फिर ऐसी परिस्थिति जब ढोल ताल के पर कोई खेलना नहीं चाहता हो, या वो सब अभी तो मोबाइल के कारण सब कुछ हुआ है। ये सब जो बाल क्रीडाएं है, ये लखोटी है, ये भमरड़ा है, ये सब भी ये मोबाइल ने ले लिया है, तो ये लोकगीत तो ले ही लेगा, वह तो प्रश्न ही नहीं। अभी ये डीजे डांडिया डिस्को का जमाना है, तो ऐसे लोकगीत कम सुनने को मिलते हैं, जो हमारी जो संस्कृति भी है और मैसेज भी देते हैं हमें। तो मेरा तात्पर्य ये लोकगीत से एक तो स्त्री की परिस्थिति जो है अभी भी, और वर्तमान समय में भी ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो स्त्रियों के लिए पाबंद करते हैं। उसकी पढ़ाई भी रोक देते हैं अभी भी, कि स्त्री को अभी शादीशुदा होके पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई छोड़ दो, आपको तो घर चलाना है। इसके कारण उसको एक मुद्दा, मैं समाजशास्त्र का स्टूडेंट हूं, तो मैं उसका एक कारण यह भी है सोशलाइजेशन, समाजीकरण।
हम बेटे अभी बेटे बेटिया के लिए गुड्डा गुड़िया ऐसी हम खिलौने लाएंगे और बेटे के लिए बंदूक है या दूसरे कोई खिलौने है। तो ये बचपन से ही ऐसा भेदभाव शुरू हो जाता है। सोशलाइजेशन वह बहुत बड़ा मुद्दा है, हमें पता नहीं चलता और उसके जीवन में यह परिवर्तन आ जाता है गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते समय कि वह स्त्री है। वुमन इज नॉट born, born इज ह्यूमन। स्त्री तरीके जन वो स्त्री होकर जन्मती नहीं है, उसे स्त्री बनाया जाता है। आप कोई भी डिक्शनरी ले लो, स्त्री के पीछे या पुरुष की पग की जूती ऐसे शब्द का प्रयोजन होगा या अबड़ा ऐसा प्रयोजन होगा, या पुरुष के सामने ईश्वर देवता उसके सामने मानस वैसा सब प्रयोजन होगा। क्यों भला स्त्री मनुष्य नहीं है? यह भी एक प्रश्न है। मेघानी की आपको शॉर्ट स्टोरी में मैं गुजराती में नाम लूंगा, सदाशिव टपाली, लाडको रंडापो ऐसी अखे आख आखरे जलादनु हृदय ऐसी शॉर्ट स्टोरी में आपको स्त्री की परिस्थिति को उस समय की स्त्री की परिस्थिति और अभी भी सांप्रत समय में भी ये सब स्टोरी या नोवेल, महाश्वेता नोवेल सुधा मूर्ति की आप पढ़ना, तो एक कोड के लिए स्त्री को पुरुष छोड़ देता है। अभी भी हम कह रहे हैं कि पुरुष सशक्तिकरण लाने की जरूर है, स्त्री सशक्तिकरण की नहीं। अभी स्त्री बहुत आगे आ गई है। तो आई डोंट बिलीव दिस कि वुमन एम्पावरमेंट हुआ है। हम दो चार उदाहरण के आधार पे वुमन एम्पावरमेंट की सफलता को नहीं माप सकते हैं। बात समग्र लक्ष्य की होनी चाहिए। अभी भी स्त्रियां कड़िया काम जो कॉन्ट्रैक्ट बेच पे अभी भी स्त्रियां जब ऐसे बड़ी बड़ी इमारत में अपना योगदान दे रही है, बनाने में काम कर रही है, मजूरी कर रही है, खेत मजूरी करके अपना घर गुजरान चलाती है। और गांव में तो ऐसी परिस्थिति हो, उसके पति व्यसनी हो, दारू का व्यसन करता हो, और सांझ के समय पत्नी जब कमा के आती है और पति जब दारू ढींच के आता है, तभी उसको खाना देने वाली औरत की परिस्थिति कैसी होगी? यह प्रश्न है। यह सब मैं ये प्रतीकात्मक रूप से इसलिए बात कर रहा हूं कि लोकगीत में उसके दहेज की बात हुई है, लेकिन यह सब परिबल भी अभी जिंदा। रतन टाटा जी का बहुत अच्छा विधान है, गिव बैक टू सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स के पूरा कंट्री, एक कास्ट की सोसाइटी नहीं, पूरा कंट्री। आप कंट्री को क्या दे सकते हैं? तो यह स्त्री की कंडीशन, यह वुमन की कंडीशन जो पहले के समय में थी अब भी है। अभी भी स्त्री जब मायके आती है, क्या उसको कोई दुख होता है तो सुलह करा के उसको वापस भेज देते। ऐसी नवल कथा है धीरूबेन पटेल की कादम्बरी माँ, जिसमें उसकी सासू उसको बचाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्त्री की दुश्मन होती है, उसका माँ का भी इसके पीछे रोल होता है। और विजया जैसी सासू कादम्बरी की माँ में वो उसकी बहू को बचाती है। ऐसी भी परिस्थिति होती है। मैं नारीवाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंडीशन की बात कर रहा हूं। तो प्लीज आप कंडीशन को समझना, नारीवाद के कोई मुद्दे को मत लेना। हाँ, तो यह लोकगीत के माध्यम से कि मैंने ये स्त्री की जो परिस्थिति थी, मैं जितना समझा हूं वो रजू करने या मेरे पास मेरी अल्पमति मुजब जो मेरे को आता था, मैं आपके समक्ष रजू कर पाया हूं। फिर से डॉक्टर गीताबेन जैन का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और स्वयं स्वस्थ बनो अभियान के माध्यम से ये काव्याकाश में घुमकड़ी में मुझे जुड़ा, इसलिए भी दीदी का बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद करण जी। करण भाई, आपने एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी हो, तो स्त्री की वाचा किस तरह से सांप्रत समय से लेकर आज आधुनिक युग तक कैसे चलती है
वो जो आपने बताया उसमें आपका रिसर्च भी देखने को आया कि आपने कितना इसका संशोधन किया है। करीब एक आध महीने पहले आपसे मेरी बात हुई थी कि आप इस कविता के इस गान के लिए बात करोगे, तो तब से आपके माइंड में जो कुछ चला, और आप एक वेल रेड पर्सन हो, बहुत पढ़ते हो, मुझे पता है, किताबें पढ़ते हो। उन सब किताबों की बातों को लेकर महिलाओं के साथ आज भी जो कुछ हो रहा है उसको बड़ी स्पष्टता से यहाँ प्रस्तुत किया है। हालांकि हमारी बात हुई थी कि वो लोकगीत के बारे में, पर आपने कई सारी बातों को जोड़कर स्त्रियों की वेदना को जो जबान दी है ना, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आखिर मैं भी तो महिला हूँ। मैं समझती हूँ कि हाँ, एम्पावरमेंट होता है, पर साथ में पीछे बल तो उन्हीं का ही होता है। पुरुष प्रधान समाज में ये तो होता ही है। तो आपने एक बहुत अच्छी तरह से ये सारी बातें बताई। और एक विद्यार्थी हो, अभी भले ही आपने मेहमान के रूप में लेक्चर देने जाते हो, पर फिर भी अभी पढ़ते हो, अभी भी आगे पढ़ाई आपकी करनी है, पर इतनी उम्र में इतना सब सोचते हो, तो इससे सही में बहुत अच्छा लगा कि आपके विचारों को हमें जानने को मिला। मैं चाहूँगी कि फिर कभी दोबारा भी आपसे इस तरह से ही मुलाकात हो, और कीड़िया नगर से उमरगाम तक आप इसी माध्यम से भी आ जाएं। फिर से कोई कविता के लिए आप हमारे पास जरूर आइएगा, जरूर बात कीजिएगा, लोगों को अच्छा लगेगा। आज कुछ लोगों ने हमारे साथ जिन्होंने सुना है, जो इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े हैं, और विशेष करके सुरेश भाई मोहता, रमजान हसनिया जी, क्या मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा समय दिया अभी। और मैं आगे भी किसी को भी अगर इच्छा होती है, कविता पसंद है, आप पढ़ते हो, उसके विषय में कुछ बोलना चाहते हो, तो यू आर ऑलवेज वेलकम, आप आ सकते हो। इस मंच का उपयोग कीजिए। कई भाषाओं की कविताओं को हम हिंदी भाषा में रखकर कई लोगों तक पहुंचाते हैं। देखिए, भाषा में सबकी अपनी अपनी जुबान आ जाती है, शैली आ जाती है। जैसे कि ये कच्छ के छोटे से गांव से बोल रहे हैं, तो कोई कोई शब्द कच्छ के भी आ गए, कुछ थोड़ा सा गुजराती भी आ गया, पर वो भी तो मिठाई लगता है। सोडम मिल गई, सुवास मिल गई, वो भी तो एक अच्छा ही लगा। इसीलिए करण भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और थैंक सभी यू सो सुनने मच। वाले का भी धन्यवाद। नेक्स्ट कविता हम लेने वाले हैं, एक पंजाब की कविता आने वाली है, और मैं उसकी बात, उसका जिक्र मैं बाद में करूंगी, पर मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा इससे जुड़े रहिए और विविध भाषाओं की कविताओं का आस्वादन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आनंदम।